हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। किसी की सेमेस्टर सिलेबस में दिया हुआ प्रिपरेशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ठीक है, ये अलग अलग नाम से दे देता है पर है एक ही चीज़ है ना। इसमें आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना है, बॉन्डिंग को समझना है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। क्या समझ में आएगा आपको? समझ में तो नहीं ना आएगा जी। तो वीडियो को पूरा देखना है और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको कि मेटल कार्बोनिल होता क्या है। तो मेटल कार्बोनिल मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ लिगेंड यहाँ पे हम मेटल के साथ में कंबाइन कराते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल कहते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल और कार्बोनिल ग्रुप जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और कॉम्प्लेक्स बनाता हो तो वो मेटल कार्बोनिल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? कार्बोनिल जो होगा वो एक तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है? जीरो होता है। और कार्बोनिल में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। इसका यूज हम बाद में करेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग को समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर लिगेंड कैसे है। ठीक है, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल मतलब जिसमें एक न्यूक्लियस हो, जैसे निकिल, यहाँ मेटल क्या कर रहा है? न्यूक्लियस की तरह काम कर रहा है, उसके चारों तरफ कार्बोनिल जो है जुड़े हैं। उसी तरफ से यहाँ आयरन, आयरन भी एक ही सिंगल है, 5 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं। और सेकेंड जो है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, जिसमें एक से अधिक मेटल हो। ठीक है, अब एक से अधिक मेटल वाले को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होमोन्यूक्लियर और दूसरा क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या होता है? दिख रहा है? होमोन्यूक्लियर क्या होता है? जिसमें एक ही तरह की मेटल हो और कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ भी क्या होगा? अधिक मेटल होंगे, एक Mn है, एक CO है, Mn है, Re है, टेरिडियम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? ये हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनिल हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारा है इसका, है ना, बहुत सारे मेथड है। या BSc थर्ड की बुक से भी आप ले सकते हो, मैंने वहीं से इसको उठाया है क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंथेसिस करते हैं, मतलब मेटल और कार्बोनिल को सीधा सीधा कंबाइन कराते हैं, टेम्परेचर देते हैं, अब क्या बन जाता है? मेटल कार्बोनिल बन जाता है। निकिल 4CO 40 डिग्री सेल्सियस निकिल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ आयरन 5 कार्बोनिल 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक, 50 से 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ATM क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब उसमें दाब देने पर क्या बनता है? ये बनता है आयरन पेंटाकार्बोनिल। ठीक है, ग्रीनाट रिएजेंट से भी बना सकते हो, RMgX ग्रीनाट रिएजेंट होता है। क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? CrCO2 C6H54। अब ये CrCO2 C6H54 अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है, इसका हम रिड्यूस कराते हैं इसको, तो ये क्या बनाता है? CrCO6। ठीक है, इसी तरह से फ्रॉम मेटल कंपाउंड, कुछ मेटल कंपाउंड को भी लेके हम क्या बना करा सकते हैं? इसको शिफ्ट करा के कार्बोनिल ग्रुप से शिफ्ट करा के हम क्या बना सकते हैं? मेटल कार्बोनिल बना सकते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपका काम है, इसको देखना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। डिटेल में हमको चलना है कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। थोड़ा लाइट का व्यवस्था कर लेते हैं। आया लाइट? दिख रहा है ना? चलिए दिखेगा। तो इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे जब हम देखेंगे, 2-3 थ्योरी दी गई है इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए। दोनों ही चीज को हम साथ में लेके चलते हैं, दोनों ही चीज में आपको सेम चीज बताना है। स्ट्रक्चर में क्या बताना है आपको? स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, जितने लिगेंड की संख्या है
उसके आधार पर बताना है। लेकिन केवल इतना ही नहीं बताना है आपको, उसमें ये जो थ्योरीज है उसको भी बताना है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, या इनर्ट गैस रूल, अक्रिय गैस नियम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन संख्या वाला रूल। तो ये सब क्या है, एक ही है। सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। एक ही तरीके से इन सबको हम समझ सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है कि मान के चलो कोई मेटल है, ठीक है, उसमें जितने लिगेंड जुड़ गए उसके बाद जो उसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसी को उसका प्रभावी परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम में, और एक कार्बोनिल जो ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 कार्बोनिल ग्रुप है तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको मिला के क्या हो गया, टोटल 12 और 24 36। ये क्या हो गया, अक्रिय गैस के विन्यास के समान हो गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यही हो गया, इनर्ट गैस रूल यही हो गया, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल का जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो बैलेंस सेल की बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस सेल की बात करते हैं। तो बैलेंस सेल में क्या होगा, n+1 s ऑर्बिटल होगा, n+1 p ऑर्बिटल होगा, और nd जैसे कि हम लिखते हैं ना 4s 3d 4p। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 है। तो अगर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d होता है, 3d5 होता है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम करना चाहें तो क्या होता है, ये 4s2 3d4 4p0। लेकिन चूंकि स्टेबिलिटी के कारण 3d में 4 इलेक्ट्रॉन भरा है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो वो आधा भरा हो जाएगा। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, पूरा भरा हुआ है, अगर इसमें से एक कम भी हो जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, आधा भरा होगा। तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 1 ऑर्बिटल और 5, ठीक है। तो इस तरह से अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्या कर लेता है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को हाफ फिल्ड कर लेता है, दोनों ही ऑर्बिटल में आधा भरा हुआ कक्षक बना लेता है, ठीक है। जब पहले की स्थिति था तब ये कुछ ऐसे था, मतलब ये तो पूरा भरा हुआ था लेकिन ये आधा भरा हुआ नहीं था। और नियम क्या है कि पूरा भरा हुआ कक्षक या आधा भरा हुआ कक्षक ज्यादा स्थायी होता है। तो इसीलिए ये 4s के एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ करा देता है, 3d में शिफ्ट करा देता है, जिससे दोनों ही क्या हो जाते हैं, आधा भर जाते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपवाद के रूप में देखा जाता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे क्या होता है 4s1 3d5, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप समझ सकते हो, ठीक। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे देखेंगे कि बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है। बैलेंस सेल में s ऑर्बिटल में कितना भरेगा, 2 ही भरेगा। p ऑर्बिटल में कितना भरेगा, 6 ही भरेगा अधिकतम। d ऑर्बिटल में अधिकतम कितना, 10 ही भरेगा। जब इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नंबर आता है इलेक्ट्रॉन का टोटल कैपेसिटी वो आता है 18। मतलब अगर इस कोई भी मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में, उसके बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर गए तो वो क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा गया है। समझ में आ रहा है ना, है एक ही चीज, बस अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का, ठीक है। तो इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है, 24। चूंकि हमने पहले ही कहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो आपको ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना तो इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो डालेंगे, कार्बोनिल ग्रुप जो है लिगेंड की तरह काम करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। चलो लाइट भी आ गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब टोटल जो क्या देख रहे थे, हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड जो कि कार्बोनिल है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा 6 बार, तो क्या होगा 6 दूनी 12। और यहाँ पे इसके बाहरी ऑर्बिटल में, क्रोमियम के बाहरी ऑर्बिटल में 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया, 4 अगर लिगेंड की संख्या 4 होगी तो स्क्वायर प्लेनर होगा, 5 होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, और 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। जनरली यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो, अगर 4 ऑर्बिटल लेते हैं यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कई बार हो सकता है अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाए
तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ऐसा अगर होता sp3 तो क्या होता, टेट्राहेड्रल होता। तो dsp2 है मतलब स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है dsp3 और ये क्या है d2sp3। ठीक है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, इसी का है ना। और भी 18 इलेक्ट्रॉन होल के एग्जांपल हैं, जो बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे, सो मेनी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो आप एग्जांपल देखो, आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। आपका नेट गेट सेट एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, एग्जाम में तो आप बताओगे ही बताओगे कि आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें ये सब चीजें होती है, लेकिन ये क्या है, नेट गेट सेट और आईआईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, कि कौन सा कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, कौन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोनिल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, केवल कार्बोनिल के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है जो क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे अलग से एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलिए, देखो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को पढ़ाइए। दोस्तों को समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं आपको कैसे समझाता। ठीक है, ये चीज़ आप भी अपने आप में लागू करिए। ये मत सोचिए कि भाई हम दोस्त को समझा देंगे तो दोस्त ज़्यादा नंबर ले आएगा, नहीं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, जिसका जितना रिमेम्बरिंग पावर होता है। तो रिमेम्बरिंग पावर बढ़ाने के लिए तो आपको बोल रहा हूँ कि आप दूसरों को समझाइए, जिसको नहीं आता उसको समझाइए, या जिसको ज़्यादा आता है उसको समझा के देखिए कैसे लगता है, फिर वो पता चलेगा कि हाँ भाई तुमने यहाँ पे गलती कर दी, बताएगा ना, वो आपकी कमी को सुधारेगा। ठीक है, ये हो गया। इस और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं कि कंपाउंड है, यहाँ देखो आयरन है, आयरन के बाहरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 2s में और 6d में। कोई यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हमने ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिगेंड हमने लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम का। ठीक है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, आयरन को डोनेट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 रख दिया। ठीक है, 2 इंटू 2 भी कर सकते थे, वही आता। ठीक है, और यहाँ पे 3 कार्बोनिल है, मतलब 3 गुणित 2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 6, ये 8 है, 8 6 हो गया आपका, 6 4 10 और 8 18। ये भी क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक थ्योरी तो हम देख चुके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिससे हमको इसके स्ट्रक्चर और उसमें होने वाली बॉन्डिंग का कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, कि कुछ कैसे बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमने जनरली सिग्मा बॉन्ड को ही देखा है ना, सिग्मा बॉन्ड को ही देखा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है भाई, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ तो सुन लो, है ना। इसको मैं क्या लिखूं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे कंपाउंड है, मेटल कार्बोनिल है, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते और स्टेबल भी हैं। ये है। दूसरा बॉन्डिंग के बारे में है कि बॉन्डिंग यहाँ मेटल और CO के बीच में केवल हमने यहाँ पे क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। जितना हमने देखा उसमें हमको यही अंदाजा लगा कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के जैसा ही होता है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, तो ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये साबित हो चुका है कि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको टोटली डिफाइन करूँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर के बीच का कोई स्ट्रक्चर होगा, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हो, मेटल एंड कार्बन के बीच में क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, जो इस थ्योरी में कहीं एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो इन सारी कमियों को बताने के लिए और नई थ्योरी दिया गया, तो उस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसको नहीं मिटाते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखने के लिए
पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, CO का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p4। अगर हम कार्बन की बात करें तो हम यहाँ से यहाँ लेते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया s, ये हो गया p। ठीक है, ये हो गया S और ये हो गया P। अब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड के लिए हमको 2 ऑर्बिटल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑर्बिटल को छोड़ते हुए हम हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों को बना लेते हैं। चलो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अपन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन में भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्सीजन में भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से है, सिंगल 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 और ये डबल। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ होगा, एक s और p, डबल वाले को मैं इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो, और सिंगल वाले को ये, यहाँ पे क्या होगा, इसको यही कर देता हूँ, एक्साइटेड क्यों करूँ, है ना। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता तो इसको एक्साइटेड करने की जरूरत होती, यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल ही शो करेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखें, वहां से और क्लियर हो जाएगा। देखो उतना अच्छे से बनेगा नहीं कह सकता। ठीक है, बनाते में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं तो इसको पॉज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्बन के ऑर्बिटल होंगे, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक में क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो डबल इलेक्ट्रॉन वाली है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या देता है, लोन पेयर देता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर है, इसको हम वहाँ दिखा दिए। इसी टाइप से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑर्बिटल है, sp है यहाँ पे, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे sp एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, लोन पेयर के रूप में दिखा दिया। मतलब क्या हो गया, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों में क्या है, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है। इसका स्ट्रक्चर जो आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हो उससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड है या फिर अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, sp1 और sp1 की एनर्जी क्या होगी, एक समान होगी। इस sp1 और इस sp1 की एनर्जी एक समान होगी। एक क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बारी आती है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन में क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक में खाली है, सिंगल इलेक्ट्रॉन खाली है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में खाली है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में खाली नहीं, सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल क्या होंगे, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में भरेंगे। ये देखो पाई ऑर्बिटल की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हमने बना दिया। ठीक है, लोन पेयर दिखा दिया, पाई ऑर्बिटल दिखा दिया, सिग्मा ऑर्बिटल दिखा दिया। ठीक है, इसका जो पाई ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग, वो क्या है, खाली है, इसी का हम यूज करने वाले हैं। इसका पाई ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ठीक है, इस तरह से पाई ऑर्बिटल खाली है। ये डायग्राम में मिटा दूं क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेटल दिखाना है। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमने हेडिंग ही नहीं डाला, इसका हम लिख देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सॉरी, मैं बोला बस, लिखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आप बना लेना। ठीक है, ये आप बना लेना, ये जरूरी है। समझ में आ गया, पाई ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, बाकी तो क्या है, भरा हुआ है। अच्छा हाँ, इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाले,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 और यहाँ 2, 6। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन लिखो, माइनस ऊपर में 0, कहीं भी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। अब वो 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो खाली ऑर्बिटल लिखा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, चूंकि मुझे मेटल दिखाना है और आपको जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको समझाना है। ठीक है, जो इफेक्टिव एटॉमिक थ्योरी जो है उसको समझा नहीं पाया, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब मेटल क्या हुआ, मेटल को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है ना, बहुत सारे होंगे CO 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 जैसे, इस तरह से सब तरफ से इसका ऑर्बिटल क्या हो गया, भर गया, 18 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अब इसके पास जो डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, चलो मैं आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी साथ में बताता हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ नहीं करना, क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल बनाना है मुझे। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, कितना है जी, 5। अच्छा, डी ऑर्बिटल में है, इसको डी ऑर्बिटल बनाना है। पी के बाद में क्या आता है, एस के बाद में क्या आता है, ये 3s 3d 4d 3d 4s है ना, गड़बड़ी हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4p। इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल 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 सिंगल, और यहाँ भी क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 4s1 3d5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 6 जो है CO जोड़ना है, 6 CO जोड़ना है, मतलब इसको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको पेयर करा देता है। अगर पेयर कराएगा तो यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से खाली हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या करा देगा, खाली करा देगा। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये P के 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे और यहाँ D के 2 ऑर्बिटल और ये S। ठीक है, ऐसा क्यों, ये P वाला कहाँ था, S वाला कहाँ था, यहाँ था। अगर मैं इसको दिखा दूं यहाँ पे 4s, तो कुछ गलत नहीं होगा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर जाता है ना, इसलिए। ठीक है, ये 4s हो गया है ना, और 3d वाले 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर दिखा देता तो बराबर एक साइड हो जाता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन बना सकते थे। तो चलो इसको मैं शुरू में ही दिखा रहा हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे है ना। ये 4s थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन भरने में अच्छा होगा, तो यहाँ कार्बोनिल लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो मैं क्रॉस क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये क्या है, कार्बोनिल लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए, कार्बोनिल लिगेंड जुड़ चुका है, यहां भी कार्बोनिल लिगेंड जुड़ चुका है। ठीक है, जुड़ने के बाद मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में, और ये एस ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज हो गया है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, कोई एस ऑर्बिटल नहीं होता, वो क्या हो जाता है, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये क्या करेगा, अब कार्बन के एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर झुका देता है। ठीक है, झुका देता है, जिससे यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होने लगती है, मेटल को कार्बन तो दिया, ठीक है, लेकिन मेटल भी क्या कर रहा है, कार्बन को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे रहा है। ठीक है, अब ये दे रहा है, मतलब ये वाला लोन, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे
2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाए थे ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो आप बना लेना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती है। अतः यहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्बन और आयरन जो भी मेटल होगा उसके बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, 3, यहाँ क्या बोलना चाहिए, लोन पेयर नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन जोड़ा है जो शिफ्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 जो CO लिगेंड होगा उसमें पाई कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक पाई कैरेक्टर ले लेता हूँ, इसको एक पाई कैरेक्टर ले लेता हूँ, एक इन चारों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। मतलब इनका जो बॉन्डिंग नेचर होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। जनरली यह देखा गया है कि कार्बन ट्रिपल O, ठीक है, इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 21, कितना होता है जी, 2155 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां से आया, जब हम इसका IR इंफ्रारेड एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम स्टडी करते हैं बॉन्डिंग नेचर की, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्वतंत्र अवस्था में ये लिगेंड है तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतना आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है CO है ना, तब भी इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इतना ही आना चाहिए कार्बन ऑक्सीजन का। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, चूंकि बैक्ड बॉन्डिंग होने वाला है, मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2000 सेंटीमीटर में क्या आएगा, मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट में ही कम सेंटीमीटर लेमडा वाली कम एनर्जी वाली लाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन और मेटल के बीच में डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के नहीं कह सकते, पार्शियल डबल बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। पार्शियल, मैं बार बार यूज कर रहा हूं, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसी को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल का लिगेंड के खाली p ऑर्बिटल में, तो ये क्या हो गया, d पाई p पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है बॉन्ड, इसी को बैक बॉन्ड भी कहते हैं। d पाई p पाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और सबका नहीं होगा, देखिए सबका नहीं होगा, केवल 3 का हो रहा है, क्योंकि इसके पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये हो गया आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कंप्लीट, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कंप्लीट। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और समझा, ठीक है। अब जो लोग नहीं देखे उनको धन्यवाद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो लोग आधा देख के छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो धन्यवाद का भी एक अपना ही रोल है। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो, आशा करता हूँ। थैंक यू।